हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। इससे पहले के जो सभी टॉपिक हैं वो मैंने यूनिट 1 के जो पार्ट ए पार्ट बी के जो सभी टॉपिक हैं वो मैंने अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग जाकर के जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं वो वहां पर देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं जब भी अनअकैडमी पर लाइव आऊंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं, जो कि है मार्क्सिज्म या फिर मार्क्सवाद। तो इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं यानी इसको जो लाने वाले माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। बेसिकली जो नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। इनके साथ में और भी सहयोगी थे इनके, लेकिन जो मेन नाम आता है वो कार्ल मार्क्स का आता है। एक और नाम आता है फ्रेडरिक एंजल्स का, पर वो इनके सहयोगी थे। तो कार्ल मार्क्स जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है कि इन्होंने इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान यानी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा विचार किया, बहुत ज्यादा सोचा। सोचने के बाद में जो है वो विचारधारा सामने लेकर के आए, जिसे कि मार्क्सवाद का नाम दिया जाता है। क्योंकि जो मार्क्सवाद जो थ्योरी है वो समाज से रिलेटेड है, समाज के लोगों से रिलेटेड है, क्लास, समाज के जो अलग अलग क्लास बटे हुए हैं हमारी सोसाइटी में उससे रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत जो है इन सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद में कार्ल मार्क्स ये थ्योरी लेकर के आए थे। बेसिकली इसे हमें फिलोसफी में दिया हुआ है एक दर्शन के तौर पर पढ़ने के लिए, पर एक दर्शन नहीं होकर के एक विचारधारा है, एक क्रांति है जो कि समाज के अंतर्गत लाई गई थी। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी समाजवाद। जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी आई थी मार्क्सवाद, वो एक क्रांति के रूप में आई थी समाज के अंतर्गत। क्योंकि जो लोगों में क्लास के आधार पर जो बंटवारा हो रखा है, अमीरी गरीबी, श्रमिक वर्ग, अमीर वर्ग अलग है, श्रमिक वर्ग अलग है, उस तरीके का जो बंटवारा हो रखा है उससे संबंधित ये क्रांति आई थी, जिससे श्रमिक वर्ग जो है, जो गरीब वर्ग है, उसको अपना हक मिल सके, उनको अपने अधिकार मिल सके, उसके लिए इस थ्योरी को लाया गया था। मार्क्सवाद ये मानते थे कि समाज जो है उसमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समानता रहे। तो समानता लाने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को लाया था, जो कि एक क्रांति के रूप में आई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक श्रमिक वर्ग है या जो गरीब वर्ग है वो क्रांति नहीं करेगा अपना हक लेने के लिए, तब तक उसको उसका हक नहीं मिल पाएगा, तब तक ये अमीर लोग उनका शोषण करते रहेंगे। तो बेसिकली जो ये थ्योरी आई थी वो एक क्रांति के रूप में आई थी, ताकि श्रमिक वर्गों को जो है उनका अधिकार मिल सके। क्योंकि मार्क्स जो चाहते थे वो एक ऐसा समाज चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समान हो, उसमें क्लास के आधार पर कोई अंतर नहीं हो। नेक्स्ट है कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई थी, इसके आने का कारण क्या था। तो इसके आने का कारण यही था, पूंजीवाद के विरोध में ये थ्योरी लाई गई थी। पूंजीवाद के विरोध में मतलब कि जो एक पावर जो होती है, पैसा जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, यानी अमीर लोगों में अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, उस वजह से जो डिफरेंस आ गया था क्लासेस के अंदर, उसके विरोध में इस थ्योरी को लाया गया था। तो पूंजीवाद के विरोध में ये थ्योरी आई थी, जिससे कि जो कि क्रांति के रूप में जो है कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे। नेक्स्ट है कि इस थ्योरी की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला है कि पूंजीवाद के विरोध में एक प्रतिक्रिया है, यानी कि रिएक्शन है लोगों का, श्रमिक वर्गों का एक रिएक्शन है पूंजीवाद के विरोध में। पूंजीवाद मैंने अभी आपको बताया कि जब अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है, पावर, पैसा जब एक ही जगह आकर के इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसके विरोध में एक रिएक्शन था लोगों का, श्रमिक वर्गों का। तो पूंजीवाद के विरोध में जो है एक प्रतिक्रिया, इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है हिंसात्मक साधनों का प्रयोग। कार्ल मार्क्स के अनुसार यदि श्रमिक वर्गों को उनका अधिकार चाहिए, उनको यदि अपने हक चाहिए, तो वो कहते हैं कि उन्हें क्रांति करनी पड़ेगी, तभी उनको उनका हक मिलेगा, वरना जो पूंजीपति लोग हैं वो उनके हक को मारते रहेंगे। और क्रांति करने के लिए यदि वो हिंसात्मक साधनों का उपयोग करते हैं, यानी हिंसा का उपयोग करते हैं, तो वो भी गलत नहीं मानते हैं कार्ल मार्क्स। तो क्रांति के लिए क्या, हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना इस थ्योरी की विशेषता है कि यदि हमको अपना हक चाहिए तो हम हिंसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये धर्म के विरोध है। जो कार्ल मार्क्स थे वो धर्म को नहीं मानते थे, रिलीजियस को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो धर्म है वो एक अफीम की तरह है, एक नशे की तरह है, जिसमें क्या लोग हमेशा डूबे हुए रहते हैं। तो ये जो धर्म को है वो नहीं मानते थे, धर्म का विरोध करते थे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास। अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास का मतलब है कि कार्ल मार्क्स जो है एक ऐसा समाज चाहते थे जो समान हो, हर रूप में समान हो, अमीर गरीब का जो भेद है उस प्रकार का कोई भेद नहीं हो, समानता रहे,
और ये जो समानता वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहते थे, यानी कि सभी जगह इस प्रकार की समानता रहे, इस प्रकार से लोगों में जो भेदभाव है, जो अंतर है क्लास के आधार पर, वैसा कोई अंतर समाज के अंतर्गत ना रहे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी थी इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या बताया गया था, क्या क्या विशेषताएं रही है, इस थ्योरी के आने का कारण क्या था, इस थ्योरी के आने का रीजन क्या था। तो पूंजीवाद के विरोध में ये थ्योरी आई थी। नेक्स्ट हम जो अब देखेंगे वो देखेंगे कि इस थ्योरी के आधार पर कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखेंगे कि मार्क्सवाद के अनुसार सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं। तो मार्क्सवाद के सिद्धांत पढ़ने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स की एक बुक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनकी बुक का क्या नाम था। तो उनकी बुक का नाम दास कैपिटल था, जिसके अंतर्गत उन्होंने वर्ग विहीन समाज की बात कही थी। वर्ग विहीन समाज का मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी की बात कही जिसके अंतर्गत कोई क्लास नहीं हो। तो वर्ग विहीन समाज की बात जो है दास कैपिटल के अंतर्गत की गई थी, जो कि मार्क्सवाद की एक बुक है। नेक्स्ट है कि अब इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इनके जो सिद्धांत है वो है पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंतर्गत जो ये जो सिद्धांत है, बेसिकली ये जो सिद्धांत है वो हीगल का सिद्धांत है। ठीक है, ये दिया गया सिद्धांत किसके द्वारा है, हीगल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, लेकिन इसको मार्क्सवाद ने स्वीकार किया है। हीगल ने सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया था कि ये जो जगत है वो आत्मा के अधीन है, यानी इस जगत को आत्मा के अधीन बताया था। तो मार्क्स ने उस थ्योरी को नहीं माना था, यानी उस विचार को नहीं माना था और ये बताया था कि ये जो संसार है या जो समाज है वो आत्मा के अधीन नहीं है बल्कि पदार्थ के अधीन है। तो इन्होंने संसार को कैसा माना था, भौतिक माना था, मटेरियल से बना हुआ माना था। तो यहाँ पर यही वाली बात ध्यान में रखनी है कि हीगल ने इस सिद्धांत में जो है समाज को या विश्व को जो है वो आत्मा के अधीन माना था, जबकि जो मार्क्स थे उन्होंने किसके अधीन माना था, उन्होंने पदार्थ के या फिर मैटर के अधीन माना था। तो ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो कि हीगल के द्वारा दिया गया था, मार्क्स ने इसको स्वीकार किया था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये कहता है कि इतिहास से लेकर अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं लोगों की लाइफ स्टाइल में, उनके रहने में, उनके खान पान में, जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका आधार क्या होता है, उनका आधार जो है वो आर्थिक आधार पर होता है। यानी कि आप लोग खुद ही देखिए कि हमारे लाइफ में जो भी चेंज आते हैं उन चेंज का बेस क्या होता है, किस आधार पर हम अपनी लाइफ में चेंज लाते हैं। वो आर्थिक आधार होता है, वो इकोनॉमिकल बेस होता है, जिसके आधार पर हम अपनी लाइफ के अंतर्गत चेंज लेकर के आते हैं। तो यही सिद्धांत कहता है कि जो भी चेंज होता है वो आर्थिक आधार पर आर्थिक आधार पर होता है। तो इतिहास से लेकर अब तक जो चेंज हुआ है उसमें मार्क्स ने जो है 6 अवस्थाएं बताई थी, 6 स्टेजेस बताई थी कि कौन कौन सी अवस्थाओं से जो परिवर्तन होता है। तो पहली जो उन्होंने अवस्था बताई थी वो बताई थी आदिम अवस्था। आदिम अवस्था का मतलब है कि जब वो आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम पे जो लाइफ स्टाइल थी वो किस प्रकार की थी, किस प्रकार से वो लोग रहा करते थे। तो शिकार खेल करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो ये आदिम अवस्था बताई थी। उन्होंने सेकंड बताई थी दासता की अवस्था या दास अवस्था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि लोग जब गुलाम हुआ करते थे, गुलाम होकर के जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे, तो ये जो सेकंड अवस्था थी वो गुलामों की अवस्था थी। नेक्स्ट जो उन्होंने बताई थी वो बताई थी सामंतवादी अवस्था। ठीक है, सामंतवादी अवस्था में उन्होंने बताया था कि जब लोग गुलाम तो हुआ करते थे लेकिन उनको जब छूट दे दी गई थी कि वो अपने हिसाब से भी थोड़ा कमा सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं या बाहर जाकर ये कमा सकते हैं, लेकिन वो गुलाम ही रहेंगे, तो वो कही थी सामंतवादी अवस्था के अंतर्गत आई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आई थी वो आई थी पूंजीवाद की अवस्था। ठीक है, पूंजीवाद की अवस्था वही जहाँ पर जो समाज था वो वर्गों के अंतर्गत डिवाइड हो गया था, अमीर गरीब का जो डिफरेंस था वो आ गया था, तो पूंजीवाद की अवस्था हुई थी। तो ये जो 4 अवस्थाएं बताई थी कार्ल मार्क्स ने, ये 4 अवस्थाएं थी पास्ट से रिलेटेड, यानी हमारा जो हिस्ट्री में जो हो चुका है ये उससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो उन्होंने अवस्था बताई थी वो फ्यूचर से रिलेटेड अवस्था बताई थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि अब जो अवस्थाएं आएंगी उसके अंतर्गत जो श्रमिक वर्ग है वो ऊपर आएगा, यानी वो ऊपर उठेगा, और जो पूंजीपति वर्ग है वो उसके ऊपर
आकर के राज करेगा या उसके ऊपर आएगा। तो ये जो 4 अवस्थाएं थी ये हमारी पास्ट से रिलेटेड थी, इतिहास में इस प्रकार की अवस्थाएं थी और अभी ये अवस्था चल रही है। पर अब जो फ्यूचर में अवस्था आएगी वो क्या आएगी, वो श्रमिक वर्गों की आएगी, श्रमिक वर्ग उसमें ऊपर उठेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स ने बताया था अपना ऐतिहासिक आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था वो बताया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहता है कि जो भी वस्तु बनती है उसके पीछे मानवीय श्रम लगता है, यानी कि लोगों के द्वारा उसको बनाया जाता है, श्रमिक वर्गों के द्वारा उन्हें बनाया जाता है। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी चीज अगर जो बनती है उसके पीछे क्या लगा होता है, मानवीय श्रम लगा होता है और मानवीय श्रम के लगने से ही उस वस्तु का मूल्य तय होता है। जितना ज्यादा मानवीय श्रम लगा होगा उस वस्तु का मूल्य उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वो श्रमिक वर्गों का हक मारते हैं, यानी कि जितना पैसा या जितना धन उनको देना चाहिए वो उतना धन उनको नहीं देते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यही कहता है कि जितना मानवीय श्रम श्रमिकों का इसके अंतर्गत लगा है किसी भी चीज को बनाने में, पूंजीपति लोग उससे लाभ उठाते रहते हैं, लेकिन जो श्रमिक वर्ग है उनको उनका हिस्सा नहीं देते हैं। ठीक है, तो यही कहता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कि श्रमिक वर्गों के हक को मारा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स की थ्योरी जिस सिद्धांत के लिए जानी जाती है वो कौन सा है, वो सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो इसी सिद्धांत पर जानी जाती है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है जो अलग अलग क्लासेस में बटी हुई है, वर्गों में बटी हुई है, अमीर गरीब का जो क्लास बटा हुआ है हमारे समाज के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो संघर्ष है वही क्या कहलाता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों का विरोधी है, पूंजीपति श्रमिक वर्गों का विरोधी है। तो इस प्रकार का जो विरोध है, एक वस्तु के पीछे यहाँ पर 2 क्लास लगी हुई है, कोई भी एक चीज लेनी है उसके पीछे 2 क्लास लगी हुई है, एक अमीर और एक श्रमिक। तो अमीर लोग क्या करते हैं, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, जिससे कि वो उस चीज को अपनी तरफ ले लेते हैं और जो श्रमिक वर्ग है वो रह जाता है। तो इस प्रकार से जो है दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है। तो यही कहलाता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये थे कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी के आधार पर सिद्धांत दिए थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बस यही पढ़ने लायक था, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। यही पूछ सकते हैं कि वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा वो सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें हमको ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं, हमको सिर्फ इसमें इनकी बुक का नाम ध्यान रखना है कि इनकी बुक का क्या नाम था। तो इनकी बुक का नाम है दास कैपिटल, जिसके अंतर्गत वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि ये साम्यवादी समाज की स्थापना की बात करते थे, यानी कि जिस समाज में समानता हो, जिस समाज में कोई वर्ग ना हो, बिल्कुल समान हो, वर्गों के आधार पर कोई भेद नहीं हो। इन्होंने क्रांति करने की बात की थी और क्रांति करने के लिए अगर हिंसात्मक कार्यों का प्रयोग किया जाए, हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग किया जाए तो उसको भी इन्होंने गलत नहीं माना था। दूसरे धर्म के विरोध में थे, धर्म को एक अफीम के रूप में या नशे के रूप में मानते थे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमको कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंतर्गत याद रखनी है। तो इस तरीके से हमने जो हमारी यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट बी का लास्ट टॉपिक था मार्क्सवाद, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे हमारी यूनिट 1 का पार्ट सी शिक्षा का समाजशास्त्र, उससे रिलेटेड अब मैं वीडियोस बनाऊंगी जो आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।